चलो ठीक है। सबसे पहले बताओ इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ठीक है ना। अनलिमिटेड वांट्स हैं और लिमिटेड रिसोर्सेज हैं जिसके की ऑल्टरनेटिव यूजेस। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, है ना। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम के तीन रीजन हैं। क्या? रिसोर्स कम है, वांट्स अनलिमिटेड है और यूजेस जो है वो ऑल्टरनेटिव। इकोनॉमिक्स का मीन्स क्या है? इकोनॉमिक्स का मीन क्या है? इकोनॉमिक्स क्या है? सोशल साइंस जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं कि सोसाइटी किस तरीके से लिमिटेड रिसोर्सेज में से चीजें सिलेक्ट करती है विच हैव alternative uses to produce goods and services and to distribute them among different groups of people. आ रहा है समझ? सिलेक्शन और चॉइस क्या हो गया? तो आ ही नहीं रहा। फर्स्ट सेकंड चैप्टर नहीं है, थर्ड फोर्थ से सिर्फ एमसीक्यू आएंगे। अरे भाई कौन से चैप्टर से आ रहे हैं? एमसीक्यू आएंगे थर्ड फोर्थ से और बाकी फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ एट्थ। हेलो, हाँ पक्का लिखवाया है। हाँ किसने लिखवाया? स्कूल में? स्कूल में कौन सा है तो बताओ फटाफट से। अरे सुनो ना, जल्दी बताओ ना। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं, डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिमांड से चालू करें। वो ये भी डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सिर्फ एमसीक्यू और कुछ नहीं। तो डिमांड तो एटलीस्ट कर लेते हैं ना, चलो ठीक है। चलो तो देखो, है ना, डिमांड क्या है? विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू बाय एट अ पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। चार चीजें होती हैं, है ना। गिवन प्राइस मतलब अलग अलग प्राइसेस पे जो डिमांड की जाती है, मतलब क्वांटिटी, है ना, एट ए मतलब गिवन टाइम पीरियड। आ रहा है समझ? ठीक है। और क्या चाहिए? विलिंगनेस एबिलिटी। बोलो, ये क्लियर है? ये टर्म्स आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। दो टाइप की डिमांड होती है, इंडिविजुअल और मार्केट। इंडिविजुअल मतलब कि एक व्यक्ति कितने, मतलब एक व्यक्ति एक प्रोडक्ट को कितना डिमांड कर रहा है। मार्केट डिमांड मतलब सारे लोग मिलकर के एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कितना डिमांड कर रहे हैं, ठीक है ना। अरे हम सारे लोग मिलकर के सारे प्रोडक्ट कितना डिमांड कर रहे हैं वो मैक्रो का पार्ट है, वो क्लियर है, वो एग्रीगेट डिमांड कहलाता है। चलो इंडिविजुअल डिमांड कि एक कंज्यूमर, ठीक है, अलग अलग प्राइसेस पे कितना विलिंगनेस है उसकी खरीदने की, अलग अलग प्राइसेस पे कितना खरीदेगा, ये क्या है? इंडिविजुअल डिमांड। मार्केट डिमांड मतलब सारे के सारे कंज्यूमर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अलग अलग प्राइसेस पे कितना खरीदने के लिए तैयार है। आ रहा है समझ में? है ना। तो एक कमोडिटी की सारे कंज्यूमर की डिमांड, ये एक कमोडिटी की एक कंज्यूमर की डिमांड। आ रहा है समझ में? क्लियर है? उसके बाद फिर क्या है? डिमांड को कौन कौन सी चीजें जो है जिनसे फर्क पड़ता है, वो बात है जिनके कारण डिमांड में फर्क पड़ता है। तो प्राइस कैसे फर्क पड़ता है? प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है। आ रहा है समझ? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स जो है वो दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है? सब्स्टिट्यूट गुड्स की अगर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स अगर बढ़ती है तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड क्या होती है? इंक्रीज। अरे समझ? और प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड अगर कम होती है तो ये रहा, ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में क्या होता है? प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स बढ़ी, हमारे प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है, और प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड अगर कम हुई तो हमारे प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है। ये नोट्स दे चुका हूं मैं आप लोगों को, है ना आप लोगों के पास। चलो, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? जो कि साथ में खरीदे जाते हैं, एक प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके साथ में दूसरा प्रोडक्ट भी खरीदा जाता है, वो कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री के केस में अगर मान लो कि कॉम्प्लीमेंट्री की प्राइस बढ़ती है तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाती है? कम, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री अगर महंगा हो रहा है
तो हमारा प्रोडक्ट भी नहीं खरीदा जाएगा। आ रहा है समझ में? उसकी डिमांड कम हो रही है और प्राइस अगर कम होती है तो डिमांड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ये किसके केस में? कॉम्प्लीमेंट्री। दो टाइप के गुड्स हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री। दोनों किसके अंदर में आते हैं? रिलेटेड गुड्स के अंदर में। फिर क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड्स का मीनिंग क्या है? गुड्स जो एक दूसरे की जगह यूज होते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं? जो एक दूसरे के साथ यूज होते हैं। क्लियर है ये? ठीक है ना? अच्छा, इनकम तीसरा फैक्टर है जिससे कि डिमांड में फर्क पड़ता है। इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ जाती है, इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन नॉर्मल गुड्स की। लेकिन नॉर्मल गुड्स की इनकम बढ़ती है लोगों की तो नॉर्मल गुड्स ज्यादा खरीदते हैं, लेकिन अगर इंफीरियर गुड्स होते हैं तो वो काय में शिफ्ट हो जाते हैं? वो बेहतर प्रोडक्ट में शिफ्ट हो जाते हैं। अगर मान लो कि कोई कम क्वालिटी का गुड वो प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो इनकम बढ़ने से उसकी डिमांड और नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि वो स्टैंडर्ड क्वालिटी के प्रोडक्ट में शिफ्ट हो जाएंगे। तो इंफीरियर गुड्स पर बहुत उल्टा प्रभाव पड़ता है किसका? इनकम का। अगर मान लो नॉर्मल गुड्स है, इनकम बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड उसकी क्या हो जाती है बेटा? इंक्रीज। और अगर मान लो कि नॉर्मल गुड्स है, लोगों की इनकम कम होने पर उसकी क्वांटिटी डिमांडेड भी क्या हो जाएगी? कम। कम इनकम होगी, लोग तो कम खरीदेंगे। लेकिन इंफीरियर गुड्स के केस में क्या होगा? अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि फिर लोग सस्ते प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, लोग थोड़े से महंगे प्रोडक्ट खरीदेंगे, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट परचेज करेंगे। इनकम बढ़ने से क्या होगा? क्वांटिटी जो है, इंफीरियर गुड्स की क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्रीज। आ रहा है समझ में? और इनकम अगर कम हो गई, अगर सबकी इनकम कम हो रही है, तो फिर लोग कौन से प्रोडक्ट ज्यादा डिमांड करेंगे? जो सस्ते हैं या जो कम क्वालिटी के भी होंगे लेकिन सस्ते मिल रहे हैं, उन प्रोडक्ट्स को वो क्या करेंगे? प्रेफर करेंगे। तो उनकी डिमांड क्या होगी? बढ़ जाएगी। टेस्ट एंड प्रेफरेंस डायरेक्ट रिलेशनशिप है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस किसी चीज का अगर ज्यादा होगा तो हम उसको ज्यादा खरीदेंगे। टेस्ट एंड प्रेफरेंस किसी का कोई ऑब्सोलीट हो जाएगा, कोई चीज ट्रेंड में है तो उसमें क्या होगा? लोग उसको ज्यादा खरीदेंगे, जो ट्रेंड से आउटडेट हो गई उसको वो कम खरीदेंगे। एक्चुअली में ये तुम लोग के में ना डिटेलिंग इसकी है नहीं, अदरवाइज इसमें बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं। बैंड वैगन इफेक्ट होता है, अरे समझ में? ठीक है ना? और डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट होता है कि लोग कब खरीदते हैं कोई प्रोडक्ट, ठीक है, जब वो अपने फ्रेंड्स के पास देखते हैं, अरे समझ में, या किसी भी पहचान वाले के पास कोई प्रोडक्ट देखते हैं, उसके कारण वो क्या करते हैं? उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं। बाकी एक स्नॉब अपील भी होती है। स्नॉब पता है आपको? जिसमें क्या होता है कि लोग, बंदा यूनिक चीजें ढूंढ रहा है, समझ रहे हैं? स्नॉब का मतलब ये कि सबके पास है वो प्रोडक्ट तो मैं नहीं खरीदूंगा। तो अगर वो बहुत कॉमन है तो उसकी प्राइस, उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? कम। टाटा नैनो के साथ यही हुआ था, अरे समझ में, कि सबके पास है और तो सबने बोला कि अरे हम ये नहीं खरीदेंगे। अरे समझ में? मारुति के साथ भी यही होता है कि भैया अच्छी गाड़ी है, सारा कुछ है, अरे समझ में, लेकिन फिर भी प्राइस कम होने के कारण भी लोग उसको नहीं खरीद रहे थे। अरे समझ में? ठीक है ना? इससे क्या मतलब? अरे बट ठीक है, अरे बट अभी रिवीजन चल रहा है, अभी मैं फालतू बातें नहीं कर, क्लास की बात सुनूंगा तो, ठीक है? हाँ, क्या 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 बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ठीक है। अबे देख, तू स्पीड खराब कर रहा है, समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तेरे को पढ़ना नहीं तो चले जाना, तेरे से बाद में चिट चैट कर लूंगा मैं, ठीक है? तो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस, अगर मान लो कि मेरी एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस क्या होने वाली है? बढ़ने वाली है। चलो, अगर मेरी एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस बढ़ने वाली है, डिमांड का क्या होगा? बढ़ जाएगी, क्योंकि प्राइस अगर बाद में बढ़ने वाली है तो मेरी अभी डिमांड क्या होगी? बढ़ जाएगी, ठीक है ना? तो प्राइस की एक्सपेक्टेशन अगर इंक्रीज की तो करेंट डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। प्राइस की एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस गिरने वाली है तो करेंट डिमांड क्या हो जाएगी? कम। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर मार्केट डिमांड। देखो और भी फैक्टर हैं जो कि डिमांड को पे फर्क डालते हैं, लेकिन उनको हम मार्केट डिमांड के डिटर्मिनेंट्स कहते हैं, ठीक है? ये सब इंडिविजुअल डिमांड है और ये भी इंडिविजुअल डिमांड में आएंगे, अरे समझ। लेकिन आपके बुक के हिसाब से दिया हुआ है कि नहीं, ये मार्केट डिमांड के आपके फैक्टर हैं एक्स्ट्रा। तो साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, मतलब रिलेट हो सकता है। एक्चुअली इकोनॉमिक्स में ना बहुत ज्यादा सब्जेक्टिविटी, क्लियर है? तो दोनों तरफ ये प्रूव हो जाता है। जैसे कि इससे सिर्फ मार्केट में फर्क पड़ेगा, इंडिविजुअल में फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि कोई प्रोडक्ट की टोटल डिमांड जो है वो क्या होगी? बढ़ जाएगी अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो, लेकिन मेरी इंडिविजुअल कंजम्पशन नहीं बढ़ रहा, अरे समझ। तो पॉपुलेशन से किस पे फर्क पड़ रहा है? मार्केट डिमांड पे। पॉपुलेशन से किस पे डिमांड फर्क पड़ रहा है? मार्केट डिमांड पे। सीजन और वेदर के कारण इन लोग बोल रहे हैं कि मार्केट डिमांड पे फर्क पड़ रहा है, इसमें इंडिविजुअल पे भी फर्क पड़ जाएगा, लेकिन ठीक है,
है ना, कि भाई गर्मी का सीजन आया तो कोल्ड ड्रिंक ज्यादा बिक रही है, ठंड का सीजन आया तो हीटर ज्यादा बिक रहे हैं, आ रहा है समझ में, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये मैक्रो का कॉन्सेप्ट है कि सबके पास अगर मान लो कि इनकम रही, सबके पास अगर मान लो कि इनकम रहती है एक सी, तो डिमांड सब लोग करेंगे, लेकिन कुछ लोगों के पास पैसा रहता है, इनइक्वालिटी होगी तो क्या होगा, तो डिमांड नहीं होगी, इनइक्वालिटी होगी तो डिमांड कम होगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वल है तो डिमांड क्या होगी, ज्यादा। डिस्ट्रीब्यूशन जो है अनइक्वल है तो क्या होगा, डिमांड क्या होगी, कम। जैसे मैं नोटेशन बना रहा हूँ ना, ये भी बना लो अपने उसमें, अगर बने हुए हैं तो ठीक, नहीं बने तो बना लो। क्लियर है ये, आ रहा है समझ में, है ना। डिमांड फंक्शन बोलते किसको है, डिमांड और उस पर अफेक्ट डालने वाले जो फैक्टर्स है वो समझ रहे, सबको अपन नाम देते हैं। जैसे पीएक्स जो है वो प्राइस ऑफ गुड है, ठीक है ना, यानी उसी प्रोडक्ट की प्राइस। पी आर क्या है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, आ रहा है समझ में। रिलेटेड गुड्स में दो आते हैं, कौन कौन से बेटा, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री, समझ रहे, ठीक है। वाई से हम इनकम को डिनोट करते हैं, समझ रहे, टी से टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ठीक है ना। और एफ से क्या होगा, एक्सपेक्टेशंस, हाँ एफ से एक्सपेक्टेशंस, क्लियर है, ठीक है। और ये आगे के तीन क्या है, पॉपुलेशन, सीजन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अरे सर ये सिर्फ लिखने का एक वो है, ठीक है, इसके कोई प्रैक्टिकल ऐसा आपको नहीं आता है, क्लियर है। लेकिन आपको ये लिखने आ सकता है कि भाई मार्केट डिमांड फंक्शन किसको बोलेंगे, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन किसको बोलेंगे, तो बस ये लिखना है। आ रहा है समझ में, आप इनके पूरे नाम भी लिख सकते हैं, और इंडिविजुअल नोटेशन अगर लिखेंगे तो फिर ये आपको अलग से बनाना पड़ेगा, समझ में आ रहेगा, क्लियर है। डिमांड शेड्यूल किसको कहते हैं, ऐसे ऐसे ब्लॉक बना रहता है ना, अलग अलग क्वांटिटी, अलग अलग प्राइस पे, जो क्वांटिटी डिमांडेड है कि 30 की प्राइस पे 50 बिकेगा, है ना, 25 की प्राइस पे 60 बिकेगा, 20 की प्राइस पे और 80 बिक जाएगा, ये क्या है, ये है डिमांड शेड्यूल। ये इंडिविजुअल एक व्यक्ति का है तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है, पूरे मार्केट का है, सारी दुकानों का मतलब सारे कंज्यूमर्स का मिला करके है, तो फिर ये क्या कहलाए, मार्केट डिमांड शेड्यूल। अरे समझे, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल मतलब एक इंडिविजुअल अलग अलग प्राइसेस पे कितना खरीदेगा उसका न्यूमेरिकल टेबल। और अगर मान लो कि मैं मार्केट डिमांड की बात कर रहा हूँ तो सारे कंज्यूमर्स मिल करके एक प्रोडक्ट कितना खरीदेंगे, समझना, कंज्यूमर ए का भी पूरा अलग अलग प्राइसेस पे, कंज्यूमर बी का भी अलग अलग प्राइसेस पे, कंज्यूमर सी का भी अलग अलग प्राइसेस पे, उन सबको जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, मार्केट डिमांड शेड्यूल। शेड्यूल मतलब कि एक ऐसा टेबल जिसमें रोज है और कॉलम्स है, और उसमें क्या आ रहा है, अलग अलग प्राइजेस में अलग अलग क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो शो की गई है एक इंडिविजुअल व्यक्ति की, वो क्या कहलाएगा, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। और अगर मान लो कि पूरे मार्केट का है, सारे लोग मिलकर के एक प्रोडक्ट कितना खरीद रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा बेटा, मार्केट डिमांड शेड्यूल। क्लियर है। डिमांड कर्व क्या है, डिमांड शेड्यूल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर आपका क्या होता है, क्या होता है जल्दी बताओ, प्राइस। और यहाँ पर क्या होता है, क्या होता है बताओ, क्वांटिटी। अबे बताओ ना, ठीक है। तो मान लो कि ज्यादा प्राइस होती है तो कम प्राइस, कम क्वांटिटी डिमांडेड होती है। प्राइस जैसे जैसे आप गिराओगे तो क्या होता है, क्वांटिटी डिमांडेड ये बढ़ रही है, अरे समझ में। और प्राइस गिराओगे तो इतनी इतनी प्राइस पे क्या होगी, डिमांड इतनी हो जाएगी, तो ये यहाँ आ गया, फिर ये यहाँ आ गया। तो ऐसे पॉइंट्स बनाते हैं हम कि अलग अलग प्राइस पे क्या क्या क्वांटिटी डिमांड, जब उसको ज्वाइन कर देते हैं तो वो लाइन जो है, ये पूरा जो है, इसको हम क्या बोलने लग जाते हैं, डिमांड कर। अरे सर डिमांड कर रहे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसी टेबल का जिसमें कि बताया हुआ है कि अलग अलग प्राइसेस पे क्वांटिटी डिमांडेड क्या रहेगी। क्लियर है ये, क्लियर है, क्लियर है ना। तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या है, इंडिविजुअल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की एक इंडिविजुअल अलग अलग प्राइस पे कितना कितना क्वांटिटी डिमांडेड रखेगा। और अगर जब हम बात कर रहे हैं मार्केट डिमांड कर्व की, तो ये देखो, ये ए की डिमांड और ये बी की डिमांड, दोनों की अलग अलग डिमांड है, लेकिन जब हम दोनों को जोड़ देते हैं तो ग्राफ थोड़ा सा आगे में बन गया। ये क्या कहला रहा है, डीएम डीएम बोले तो मार्केट डिमांड, आ रहा है समझ में, ठीक है ना। तो ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व है, ठीक है ना। और ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व है, ये ए का डिमांड कर्व है, ये बी का डिमांड कर्व है। जो हम जब हम पूरे मार्केट का बनाएंगे तो हम दोनों का जोड़ देंगे तो थोड़ा आगे से बन रहा है। तो ये क्या कहलाया बेटा, मार्केट डिमांड कर्व। क्लियर है, आ रहा है समझ में, बोलो बोलो, सर है ना। मार्केट डिमांड कर्व जो है वो थोड़ा सा फ्लैटर रहता है, सर क्लियर है, ठीक है। मार्केट डिमांड कर्व जो है वो थोड़ा सा फ्लैट रहता है, ठीक ठीक ठीक। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड क्या सर कहता है, लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि जैसे ही आप प्राइस इंक्रीज करेंगे
तो डिमांड गिर जाएगी, और जैसे ही प्राइस इंक्रीज करेगी डिमांड बढ़ जाएगी। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? प्राइस किसकी रिलेटेड की उसी की उसी की। आ रहा है समझ में? मतलब हम यहाँ पर पीएक्स की बात कर रहे हैं, जिसको हम लोगों ने क्या बोला था, पीएक्स। आ रहा है समझ में? उसी प्रोडक्ट की प्राइस अगर कम होगी तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बढ़ जाएगी, और उसी प्रोडक्ट की प्राइस अगर मान लो कि बढ़ेगी तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, कम। यहाँ से हम बाइफरकेशन करना चालू करते हैं डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड पे। आ रहा है समझ में? ठीक है। क्वांटिटी डिमांडेड अपन कब बोलेंगे, जब प्राइस के कारण होगा। डिमांड अपन एक्चुअली में डिमांड चेंज हो रही है, अपन इसको क्या बोलेंगे, वो जो पूरा शेड्यूल है ना, उस पूरे शेड्यूल को क्या बोलते हैं, डिमांड। आ रहा है समझ में? क्लियर है? और एक इंडिविजुअल अगर मान लो प्राइस पे जितनी क्वांटिटी डिमांडेड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड। आ रहा है समझ में? और पूरे के पूरे टेबल को क्या बोलते हैं, डिमांड। क्लियर है? डिमांड चेंज नहीं हो रहा मतलब कि पूरा का पूरा ग्राफ बदल जा रहा है, पूरा का पूरा टेबल बदल जा रहा है। क्वांटिटी डिमांडेड मतलब अगली प्राइस पे या किसी भी और तरीके से चेंज हो रहा है, मतलब सिर्फ प्राइस के कारण चेंज होगा तो वो क्वांटिटी डिमांडेड है, लेकिन और किसी भी फैक्टर के कारण चेंज हो रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, क्या चेंज हो गई है, डिमांड। क्लियर है? अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड जो है वो सिर्फ प्राइस के हिसाब से बनाई कि प्राइस बढ़ी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई, प्राइस बढ़ी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, कम। प्राइस कम होगी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। इसमें बाकी सारे फैक्टर्स को कंसिडर नहीं कर रहा है। आ रहा है समझ में? क्योंकि अगर मान लो प्राइस बढ़ी लेकिन इनकम भी बढ़ गई तो हो सकता है कि डिमांड कम ना हो या बढ़ जाए। आ रहा है समझ में? क्लियर है? इसीलिए जब हम लॉ ऑफ डिमांड बोल रहे होते हैं तो लॉ ऑफ डिमांड हमारा सिर्फ और सिर्फ प्राइस को और सिर्फ और सिर्फ किसको देख रहा होता है, क्वांटिटी को। आ रहा है समझ में? सिर्फ और सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी। इसीलिए इसका मतलब यह है कि हम इनकम को दूसरे जो भी फैक्टर्स है उन सबको हम क्या मान के चल रहे हैं, कांस्टेंट। आ रहा है समझ में? उसको लैटिन भाषा में क्या बोलते हैं बेटा, सेटरिस पेरिबस। आ रहा है समझ में? अगर आपको सेटरिस पेरिबस आए तो आप ध्यान रखना, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। अगर मान लो डिमांड को अफेक्ट करने वाले 7 फैक्टर है तो एक को छोड़ करके बाकी सारे फैक्टर्स को हम कांस्टेंट रख रहे हैं, सिर्फ प्राइस को चेंज कर रहे हैं तो डिमांड पर क्या चेंज आ रहा है, सिर्फ प्राइस को चेंज करने से डिमांड पे क्या चेंज आ रहा है, इससे क्या बन रहा है अपना, सिर्फ प्राइस को चेंज करने से अपना क्या आ रहा है, डिमांड में चेंज आ रहा है, क्वांटिटी डिमांड में। इसको क्या बोल रहे हैं, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड बनाते समय सिर्फ प्राइस और डिमांड के चेंज को देख रहे हैं, इसका मतलब बाकी सारे फैक्टर्स को क्या बोल रहे हैं कि तुम कांस्टेंट रहो। बाकी सारे फैक्टर कौन से, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, आ रहा है समझ, और जैसे मार्केट डिमांड वाले हैं, सीजन इज एन एक्सपेक्टेशन है। क्लियर है? तो वो सारे अपन ने क्या कर दिए, कांस्टेंट। इनमें से कोई फैक्टर जो है कोई चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम, प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा। क्लियर है? क्लियर है? फिर ये क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं है, समझ रहे? ये अच्छा इनवर्स मतलब कि प्राइस ऊपर तो डिमांड नीचे, प्राइस नीचे तो डिमांड ऊपर, लेकिन ये वैसा इनवर्स नहीं है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। हम लोग प्राइस का इफेक्ट किस पर देख रहे हैं, डिमांड पर। हम लोग डिमांड का इफेक्ट प्राइस पर नहीं देख रहे। ये मत बोलने लगना कि डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ती है, हो चल डिमांड बढ़ती है तो प्राइस कम हो जाती है, नहीं। सिर्फ प्राइस से किसका रिलेशन देखना है आपको, डिमांड का। प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम, और प्राइस कम होती है तो डिमांड ज्यादा। आ रहा है समझ में? ठीक है। डिमांड से प्राइस का इफेक्ट बिल्कुल उल्टा होता है, डिमांड बढ़ने पे प्राइस बढ़ जाती है, डिमांड कम होने पे प्राइस कम हो जाती है। क्लियर है? तो इनवर्स होता है रिलेशन, यानी एक ऊपर जाता तो एक नीचे। एक मतलब कि पहले प्राइस ही जाएगा ऊपर या नीचे जो भी है, पहले प्राइस में चेंज आएगा तो उसका करस्पॉन्डिंग चेंज जो डिमांड में है वो क्या आएगा, इनवर्स। इनवर्स यानी कि उल्टा, जिस डायरेक्शन में प्राइस जा रहा है डिमांड नहीं जाएगी। क्वालिटेटिव नॉट क्वांटिटेटिव, क्योंकि सिर्फ ये डायरेक्शन दिखाता है, क्योंकि ये सिर्फ क्या दिखाता है, डायरेक्शन। आ रहा है समझ में? डायरेक्शन मतलब कि दिशा, कितना बढ़ रहा है ये नहीं बताता, कितना बढ़ रहा है कितना कम हो रहा है ये कौन बताता है, ये बताती है इलास्टिसिटी। कितना बढ़ रहा है कितना कम हो रहा है ये कौन बताता है, इलास्टिसिटी। आ रहा है समझ में? कितना बढ़ रहा है कितना कम हो रहा है ये इलास्टिसिटी बताती है। लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है फिर, कि प्राइस बढ़ी तो डिमांड कम हो गई, तो ये डायरेक्शन बता रहा है कि देखो प्राइस ऊपर जा रही है, देखो डिमांड नीचे जा रही है। कितनी डिमांड नीचे जा रही है ये बात कौन बताएगा, कितनी, क्वांटिटी, क्वांटिटी का वैल्यू कौन बताएगा, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी बताता है कि कितनी कम हुई है कितनी बढ़ गई। अरे सुन, प्रोपोर्शनल नहीं है। प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि जितना प्राइस में चेंज आ रहा है जरूरी नहीं है कि उतना ही चेंज किसमें आए, डिमांड में। हो सकता है कि प्राइस थोड़ी बड़ी डिमांड ज्यादा कम हो गई, हो सकता है कि बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ने पर भी डिमांड थोड़ी ही कम हुई।
आ रहा है समझ में? हो सकता है कि प्राइस बहुत ज्यादा कम हो गई फिर भी डिमांड थोड़ी सी बढ़ी, हो सकता है प्राइस जरा सी कम हुई लेकिन फिर भी डिमांड एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गई। ये क्वांटिटी अपन, ये वाला जो रिलेशन है कि कितनी प्राइस पे कितनी क्वांटिटी डिमांडेड पे अंतर आया, ये बात अपन कहाँ पर पढ़ते हैं? इलास्टिसिटी में। आ रहा है समझ में? ठीक है ना, ये बात हम लोग पढ़ते हैं इलास्टिसिटी में। तो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप नहीं है। प्रोपोर्शनल का मतलब कि एकदम जितने परसेंट चेंज प्राइस में आ रहा है उतने परसेंट चेंज किसमें आ रहा है? डिमांड में। ऐसा तो सिर्फ एक ही इलास्टिसिटी के फॉर्म में होता है। कौन सी इलास्टिसिटी कहलाती है? जिसमें कि बराबर चेंज आता है, जितना प्राइस में उतना ही डिमांड में। यूनिटरी इलास्टिक, जिसमें इलास्टिसिटी इक्वल्स 1। क्लियर है ये? ठीक है ना? तो वन साइडेड मतलब लॉ ऑफ डिमांड वन साइडेड है, क्योंकि ये सिर्फ प्राइस के चेंज को बताता है कि प्राइस के चेंज से डिमांड पे क्या चेंज आ रहा है। लॉ ऑफ डिमांड डिमांड के चेंज से प्राइस पे चेंज नहीं बताता, उसे प्राइस के चेंज से किसको बताता है? मतलब प्राइस में चेंज आया तो डिमांड में कितना चेंज आएगा, सिर्फ ये बताता है। ये मत करने लग जाना पहले और तुमने पैसा बोल दिया कि डिमांड इतनी चेंज हुई तो फिर कोई बात ही नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि हम लोग तो यही देखना चाह रहे थे ना कि डिमांड में कितना चेंज आएगा। रीजन क्या है उसका? प्राइस। आ रहा है समझ में? तो इसलिए वन साइडेड है, मतलब प्राइस से डिमांड का चेंज है, डिमांड से प्राइस का नहीं। क्लियर है? क्लियर है? फिर क्या बेटा? एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस क्या है लॉ ऑफ डिमांड के? लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस क्या है बेटा? पहला है गिफन। गिफन मतलब कि इंफीरियर। याद है? आ रहा है समझ में? गिफन नाम का एक बंदा था, उसने देखा कि लोगों की इनकम जब कम हुई तो लोग ब्रेड ज्यादा खरीदने लग गए। याद है? क्योंकि वो 6 दिन हफ्ते में क्या करते थे? ब्रेड खाते थे, 7वें दिन मटन मच्छी पार्टी करते थे। आ रहा है समझ में? तो क्या हुआ था फिर? प्राइस बढ़ गए थे, ब्रेड के प्राइस बढ़े जैसे ही। तो फिर जो इकोनॉमिस्ट था, ये जो गिफन था, उसको लगा क्या अब ब्रेड कम बिकेगी, लेकिन ब्रेड ज्यादा बिकने लग गई, क्योंकि जैसे ही ब्रेड की प्राइस बढ़ी तो लोगों ने ब्रेड खाना नहीं छोड़ा, चिकन खाना छोड़ दिया। आ रहा है समझ में? तो पहले 6 दिन ब्रेड खाते थे, अब 7 दिन ब्रेड खाते हैं। याद है? डिस्कस किया था हम लोगों ने। तो चिकन अफोर्डेबल हो गया, चिकन खाना चाहिए बेटा प्लीज, पापा का बिजनेस ना अभी बिल्कुल हैंडल नहीं बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, अभी जेन्युइन बिल्कुल मत क्वेश्चन कर, पूछ रहा हूँ। बहुत नुकसान हो सकता है। मैं बिल्कुल परफेक्टली बता रहा हूँ तुमको। नहीं करता नालायक, ब्रेड की प्राइस बढ़ेंगे। ठीक है, चिकन तो भाई तो ब्रेड तो खरीदना ही है ना 6 दिन, फिर पैसे कम बचे ना चिकन के लायक, तो 7वें दिन भी ब्रेड ही खरीदनी पड़ी। क्या सोच रहा हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरे को लगा ब्रेड के प्राइस बढ़ गए, चिकन का प्राइस तो उतना ही है, मतलब चिकन से भी ज्यादा ब्रेड का पैसे थोड़ी बढ़ गए हैं, बाकी तो सब कांस्टेंट है। यही होता है, बच्चों को पैसे दे दो ना तो ऐसे होता है। इनको लगता है पैसे ऐसे फ्री में आ रहे हैं, मेहनत लगती है। अरे सर कॉन्सेप्ट समझो। क्या हो गया? बुरा लग गया क्या? लगता है तो थोड़ा और बोलता है। ठीक है, चलो ठीक है। क्या बोल रहा है आज का? अरे अभी तो शुरू हुई है। ठीक है चलो। हाँ ठीक है, मतलब और बोल लो ना। चलो, स्पेशल काइंड ऑफ इंफीरियर। अच्छा सुनो, ये गिफन के गुड इंफीरियर, बट सारे इंफीरियर गिफन नहीं होते। ये स्पेशल टाइप, ये पर्टिकुलर टाइप के इंफीरियर। ठीक है, ये ऐसे वाले इंफीरियर हैं जो कि बंदा बेसिक अफोर्ड कर पाता है, इसलिए इसका कंजम्पशन नहीं छोड़ता, भूखा थोड़ी मरेगा। अरे समझ में? बेसिक जो कमोडिटी कंज्यूम कर देता है वो, उसकी तो प्राइस बढ़ भी जाए तो क्या होगा, उसका कंजम्पशन कभी कम वो नहीं कर सकता। आ रहा है समझ? क्लियर है ना? ठीक है, ठीक है। तो गिफन के गुड्स जो है वो है इंफीरियर, बट सारे इंफीरियर गिफन नहीं होते। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ठीक है ना? अच्छा अच्छा, एक्सेप्शंस का मतलब क्या होता है? एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड, यानी कब लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं हो। मतलब हम लोग क्या बोल रहे हैं भैया, प्राइस बढ़ेगी डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस बढ़ेगी डिमांड क्या हो जाएगी? कम। एक्सेप्शन बोल रहे हैं नहीं नहीं हम नहीं मानेंगे। आ रहा है समझ में? कौन है पहला ये नहीं मानने वाला? ये गिफन का। तो गिफन के गुड्स क्या बोलते हैं, भैया प्राइस बढ़ी हम तो डिमांड, हमारी डिमांड तो बढ़ जाएगी। आ रहा है समझ में? प्राइस बढ़ी हमारी डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्लियर है? क्लियर है? बताओ, तो गिफन गुड्स क्या हो गए? एक्सेप्शन, क्योंकि ये लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम होनी चाहिए, ये बोल रहे हैं नहीं हमारी बढ़ जाएगी। आ रहा है समझ में? दूसरा, स्टेटस सिंबल गुड्स। स्टेटस सिंबल गुड्स भी लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते। डायमंड या बहुत जो लग्जरी गाड़ियां वगैरह होती हैं उनमें ये होता है कि अगर उनकी प्राइस बढ़ती है तो उनकी डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। आ रहा है समझ में? उनकी प्राइस बढ़ने से वो स्टेटस सिंबल बन जाते हैं, और इस कारण से क्या होता है
उनकी डिमांड जो है वो क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है। क्या ये क्लियर है? आ रहा है समझ में? तो ये लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि प्राइस बढ़ने पर डिमांड क्या होनी चाहिए थी, कम। क्लियर है? अच्छा, फियर ऑफ शॉर्टेज, जब किसी चीज की कमी होने वाली है तब क्या होता है, तब प्राइस बढ़ने पर भी वो गुड्स और खरीदे जाते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे कि कोरोना के टाइम पे क्या हुआ था, शॉर्टेज हो गई थी लेकिन प्राइस बढ़ रही थी चीजों की, बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ रही थी, फिर भी लोग क्या कर रहे थे, खरीद रहे थे, क्योंकि डर काय का था, शॉर्टेज का। जब शॉर्टेज का डर होता है तो लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता, प्राइस बढ़ रही है और उसके बाद भी डिमांड क्या हो रही है, बढ़ ही रही है। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? इग्नोरेंस, कोई अगला पगला है तो उसको पता ही नहीं चल रहा कि प्राइस बढ़ रही है, तो फिर मैं डिमांड कम कर दूं तो क्या हो रहा है, वो फिर भी क्या कर ले रहा है, डिमांड ज्यादा ही करने पड़ा है। क्लियर है? फिर फैशन रिलेटेड गुड्स, जो चीज ट्रेंड में है, फैशन में है, उसकी प्राइस बढ़ जाती है लेकिन फिर भी उसकी डिमांड कम नहीं होती। आ रहा है समझ में? जो चीज फैशन में है उसकी प्राइस बढ़ने पर भी उसकी डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नेसेसिटी ऑफ लाइफ, ठीक है ना, जो हमारे जीवन की जरूरतें हैं, समझ में आ रहा है, उनकी प्राइस अगर बढ़ भी जाती है तो क्या होता है, उनकी डिमांड कम नहीं होती, उनकी डिमांड बढ़ती ही है। क्लियर है? क्लियर है? चेंज इन वेदर, जब गर्मी आती है तो कोल्ड ड्रिंक की डिमांड बढ़ जाती है, भले ही उसकी प्राइस बढ़ जाए फिर भी उसकी डिमांड क्या होती है बेटा, बढ़ जाती है। क्या ये क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है ना। अब रीजंस क्यों होता है लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड क्यों ऑपरेट करता है, मतलब प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाती है बेटा, कम। ऐसा क्यों, वाई, आ रहा है समझ में? ठीक है, उसका पहला रीजन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि जैसे जैसे आप एक प्रोडक्ट लगातार कंज्यूम करते जाते हैं सेम क्वांटिटी में, कंटिन्यू, समझ में आ रहा है, तो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो कम और कम और कम और कम होती चली जाती है। आ रहा है समझ? क्लियर है? इसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मतलब कि कम होना, मार्जिनल मतलब कि एडिशनल, यूटिलिटी मतलब कि सेटिस्फेक्शन। तो जो भी एडिशनल सेटिस्फेक्शन जनरेट होता है, एडिशनल जो यूटिलिटी मिलती है हर एक यूनिट के बाद, वो जो यूटिलिटी उस प्रोडक्ट से मिलने वाली है वो कम हो जाती है। इसका मतलब कोई भी प्रोडक्ट कितना भी अच्छा लगता हो, मान लो कि आप आइसक्रीम खा रहे हो तो पहली आइसक्रीम खा के जितना अच्छा लगेगा, दूसरी खा के उतना अच्छा नहीं लगेगा जितना पहली खा के लगा, तीसरी खा के उतना अच्छा नहीं लगेगा जितना दूसरी खा के लगा। अगर आप लगातार कंज्यूम कर रहे हैं कंटिन्यूसली, आ रहा है समझ में? ठीक है ना, और सेम आइसक्रीम कर रहे हैं, कोई फ्लेवर चेंज नहीं कर रहे हैं, ये सब असम्पशन है, तो हर एडिशनल आइसक्रीम से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो आपका क्या होता जाएगा, कम। आ रहा है समझ में? यही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, हमारे जीवन में भी अप्लाई होता है। आ रहा है समझ में? क्लियर है? ठीक है ना, क्लियर है, बाकी मैं डिटेल नहीं करता, वैसे ही है ना, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो अभी बात हुई तो चाय पिलाएंगे ना, ठीक है ना। अब देखो, ठीक, जिसके प्रोडक्ट के क्या होते हैं, डिफरेंट यूजेस होते हैं, मतलब डिफरेंट यूजेस मतलब कह लो कि मल्टीपल यूजेस, समझ रहे हैं? तो जब एक प्रोडक्ट की प्राइस कम होती है तब हम उसको ज्यादा डिमांड क्यों करते हैं, क्योंकि हम उसको कई जगह लगा लेते हैं। आ रहा है समझ में? जैसे कि वो काय का मिल्क का एग्जाम्पल था कि अगर उसकी प्राइस कम हुई तो लोग उसे मिठाई भी बनाने लग जाएंगे ना, दही भी लगाने लग जाएंगे, बहुत सारे उसके यूसेज है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी है कि इलेक्ट्रिसिटी अगर मान लो सस्ती होती है तो लोग उसको बहुत सारी जगहों पर यूज करने लग जाएंगे। इसीलिए क्या होता है, जब प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है, और जब प्राइस कम होती है, जो सॉरी जो प्राइस बढ़ती है तब लोग उसके यूसेज को क्या कर लेते हैं, कम, तो जो चार जगह यूज कर रहे हैं वो नहीं करते। इससे क्या होता है, डिमांड जो है वो क्या हो जाती है, कम। हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि भैया प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड तो कम होती है, लेकिन ऐसा होता क्यों है, तो हम बोल रहे हैं क्यों, क्योंकि हर एक एडिशनल यूनिट के सेटिस्फेक्शन, मतलब हर एक एडिशनल यूनिट को खरीदने से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो कम होता जाता है। तो सेम प्राइस पे बंदा और नहीं खरीदता, लेकिन अब प्राइस जैसी कम होती है, समझ रहे, तो वो खरीद लेगा, क्योंकि नेक्स्ट प्रोडक्ट से यूटिलिटी उसको कम मिल रही है, तो वो कब खरीदेगा, कम प्राइस में खरीदेगा, सेम प्राइस में नहीं खरीदेगा। क्लियर है? सब्सिट्यूशन इफेक्ट, सब्सिट्यूशन इफेक्ट का मतलब ये होता है, मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट है, अगर आपका प्रोडक्ट महंगा होता है तो लोग किसके पास चले जाते हैं, सब्सिट्यूट के पास। अगर आपका प्रोडक्ट महंगा होता है तो लोग किसके पास चले जाते हैं बेटा, सब्सिट्यूट के पास। क्या ये क्लियर है? बताइए बताइए। सब्सिट्यूशन इफेक्ट ये कहता है कि जब भी आपके प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है
तो उसकी डिमांड इसलिए कम हो जाती है क्योंकि उसके सब्स्टिट्यूट में उसके जो कस्टमर्स थे वो शिफ्ट हो जाते हैं। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? तो सिंस लोग सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट पे शिफ्ट हो जाते हैं इसलिए आपके प्राइस बढ़ने से आपकी डिमांड क्या हो जाती है? कम। ऐसी अगर आपकी प्राइस कम होती है तो आपके जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग भी अब आपका प्रोडक्ट खरीदने लग जाते हैं जो कि पहले नहीं खरीद रहे थे, क्योंकि वो सब्स्टिट्यूट का प्रोडक्ट खरीद रहे थे, लेकिन आपका सस्ता होने के कारण वो सब्स्टिट्यूट का प्रोडक्ट छोड़ करके आपके प्रोडक्ट के पास आ गए। क्या ये क्लियर है? उसके बाद फिर है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट का मतलब ये है कि लोग पहले अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, आपकी प्राइस कम होने के कारण कुछ लोग अब उसको अफोर्ड कर पा रहे हैं, इसीलिए प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ जाती है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ जाती है या प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑपरेट करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनकम इफेक्ट है। इनकम इफेक्ट मतलब कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे पहले, अब वो लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं। आ रहा है समझ में? और एडिशनल कंज्यूमर थोड़ा सब्स्टिट्यूशन जैसे ही है, लेकिन आप समझो कि पहले कोई प्रोडक्ट उसको कंज्यूम कर ही नहीं रहा था, सब्स्टिट्यूट को भी नहीं कर रहा था, उसको आप ही का प्रोडक्ट कंज्यूम करना था। लेकिन वो ये एक्चुअली में ना मिक्स है। मतलब अगर मैं इनकम इफेक्ट का बोलूँ ना तो एडिशनल कंज्यूमर आपके पास आ जाए जब भी आपका प्रोडक्ट कम होता है, तो प्राइस कम होता है, तो क्या होता है एडिशनल लोग जो है वो आपका प्रोडक्ट खरीदने लग जाते हैं। इस कारण से आपकी डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। समझ गए? जब आपकी प्राइस कम होती है तो लोग उस प्रोडक्ट को मल्टीपल यूसेज में लेने लग जाते हैं। मल्टीपल यूसेज में लेने लगने के कारण क्या होता है उसकी डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। क्या ये क्लियर है बच्चों? बताओ बताओ, क्लियर है ये? है ना? हम क्या पढ़ रहे हैं? रीजंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। क्या क्या रीजन है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और क्या है? मल्टीपल यूजेस, और क्या है? और क्या है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और क्या है? इनकम इफेक्ट, और क्या है? एडिशनल कंज्यूमर। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? अब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड। क्या होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और क्या होता है चेंज इन डिमांड? ठीक है, ध्यान से समझो। क्वांटिटी डिमांडेड जो है इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, प्राइस के कारण जो चेंज आता है तो उसको क्या बोलते हैं? क्वांटिटी डिमांड। अदर फैक्टर्स के कारण जो चेंज आता है उसको क्या बोलते हैं? चेंज इन डिमांड। अगर क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आता है तो वो किसके कारण आता है? प्राइस के कारण। अगर डिमांड में चेंज आता है तो वो किस कारण से आता है? अदर फैक्टर्स के कारण। क्लियर है ये? ठीक है ना? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड उसकी खुद की प्राइस के कारण, इसके कारण डिमांड कर्व जो है उसमें मूवमेंट होती है। ध्यान से समझो, ये जो है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, इसमें आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आ जाते हो, डिमांड कर्व वहीं का वहीं रहता है। चेंज इन डिमांड, पहले आपकी ये डिमांड थी, अब आपकी ये डिमांड हो गई, ये D1 है, ये D2 है। समझ में आ रही है बात? आपका पूरा डिमांड कर्व ही शिफ्ट हो गया है, आपका पूरा टेबल चेंज हो गया। आ रहा है समझ में? इसमें सिर्फ एक प्राइस के चेंज होने के कारण नेक्स्ट प्राइस पर नेक्स्ट क्वांटिटी Q1 से Q2 पे पहुंच गए, P1 से P2 पे आ जाने के कारण। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर हो सकता है कि प्राइस सेम है, फिर भी आप कहां पर चले गए? आप पहले इतना डिमांड कर रहे थे Q1 और फिर आप कितना डिमांड करने लग गए? Q2। समझ में आ रही है बात? क्लियर है ये? ठीक है, तो मूवमेंट, इसको कहते हैं मूवमेंट इन डिमांड कर्व, क्योंकि इसमें डिमांड कर्व चेंज नहीं हो रहा। इसको क्या करें? शिफ्ट इन डिमांड कर्व, क्योंकि इसमें डिमांड कर्व भी क्या हो जा रहा है बच्चे? शिफ्ट। आ रहा है समझ? इसमें क्या बोल रहे हैं? एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। डिमांड बढ़ती है तो एक्सपेंशन, डिमांड कम होती है तो कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है ना? और इसमें क्या कहते हैं? शिफ्ट। मतलब कि अगर डिमांड बढ़ रही है ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर तो हम क्या बोलेंगे? इंक्रीज इन डिमांड। ध्यान से समझो, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये प्राइस के कारण। इंक्रीज इन डिमांड मतलब किस कारण से? अदर फैक्टर्स के कारण। आ रहा है समझ में? ये किस कारण से होता है? प्राइस के कारण। ये किस कारण से होता है? अदर फैक्टर्स के कारण। इससे मूवमेंट आती है सेम डिमांड कर्व में। किसमें? सेम डिमांड कर्व में। इससे क्या होता है? शिफ्ट हो जाता है हमारा डिमांड कर्व, अपनी जगह से क्या हो जाता है बेटा? शिफ्ट हो जाता है। आ रहा है समझ में? इसको इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड बोलते हैं। इसको बोलते हैं इंक्रीज और डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड। आ रहा है समझ में? क्लियर है? और ये सिर्फ प्राइस के कारण होता है क्वांटिटी डिमांडेड का, लेकिन ये जो है ये अदर फैक्टर के कारण होता है। इसमें जब शिफ्ट होता है तो हम इसको या तो बोलते हैं कि राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, और या तो बोलते हैं कि भैया ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया है। आ रहा है समझ में? और मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं कि भैया देखो ये अपवर्ड मूवमेंट हो गया है, या ये देखो ये डाउनवर्ड मूवमेंट हो गया। मूवमेंट मतलब प्राइस के कारण,
आ रहा है समझ में? और शिफ्ट मतलब कि अदर फैक्टर्स के कारण, आ रहा है समझ में? ठीक है, क्लियर है ये? अच्छा, उसके बाद फिर मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, सेम डिमांड कर्व के में ही अपन लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग जगह पर, मेरे को लगा ऐड आने लग गया ठीक है, ऐड कहाँ से आ गया मेरे को ठीक है, तो फिर क्या है, एक्सपेंशन इन डिमांड क्या है, ये भी एक्सपेंशन इन डिमांड, और ये किसका है, ये प्राइस के ही कारण है। एक्सपेंशन मतलब कि बढ़ गई है डिमांड, देखो 100 से कितनी हो गई है, 150, ये सिर्फ और सिर्फ प्राइस के कारण हो रही है। यहाँ पर डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट नहीं हो रहा है, ये सिर्फ प्राइस के कारण हो रही है। इसको हम बोलते हैं मूवमेंट इन डिमांड कर्व, आ रहा है समझ में? ठीक है, इसमें हम बोलते हैं कि चेंज हुआ है क्या, क्वांटिटी डिमांडेड, क्लियर है ये? ठीक है ना? तो जैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इसकी प्राइस में चेंज आएगा तो क्या आएगा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होगा या चेंज इन डिमांड हो जाएगा, चेंज इन डिमांड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड्स या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस में अगर चेंज आया तो मतलब उसकी प्राइस में नहीं आया, मतलब ये कौन सा फैक्टर है, अदर फैक्टर। अदर फैक्टर के कारण क्या आता है, शिफ्ट। कौन से वाले शिफ्ट हो सकते हैं, लेफ्टवर्ड शिफ्ट या राइटवर्ड शिफ्ट, ठीक है ना? तो सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं, जैसे कि सैमसंग और आईफोन, आ रहा है समझ में? सैमसंग का अच्छा वाला फोन और आईफोन, आ रहा है समझ में? ठीक है, तो वो क्या है, सब्स्टिट्यूट। किसी के पास पैसे होंगे तो वो सैमसंग भी ले सकता है और आईफोन भी ले सकता है, क्लियर है? तो ये आपस में क्या है, सब्स्टिट्यूट, ठीक है। जो एक दूसरे की जगह पर सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं वो क्या होंगे, सब्स्टिट्यूट गुड्स, क्लियर है? सब्स्टिट्यूट की अगर प्राइस बढ़ती है तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड, सब्स्टिट्यूट की अगर प्राइस बढ़ती है तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है। सब्स्टिट्यूट की प्राइस कम होती है तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि सब्स्टिट्यूट की प्राइस कम होती है तो लोग वो खरीदते हैं, हमारा प्रोडक्ट नहीं खरीदते। आ रहा है समझ में? क्लियर है? ठीक है, तो है ना, ये पहले डिमांड थी, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब क्या हुआ कि सब्स्टिट्यूट की जो प्राइस है वो बढ़ गई, समझ में आ रहा है? सब्स्टिट्यूट की प्राइस जो है वो क्या हो गई, बढ़ गई। तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो गई बेटा, हमारे प्रोडक्ट भी की डिमांड भी बढ़ गई। अब ध्यान से सुनो बेटा, ये किससे बना हुआ है, ये प्राइस ऑफ कॉफी से बना हुआ है। ये सही नहीं है एक्चुअली में ग्राफ, आपको ये वाला ग्राफ नहीं आता क्योंकि इसमें प्राइस किसकी है बेटा, कॉफी की, आ रहा है समझ में? और डिमांड किसकी है, टी की, ये क्लियर है? और इसमें बोल क्या रहा है वो, कि कॉफी की प्राइस बढ़ने के कारण टी की डिमांड बढ़ रही है, ये क्लियर है? तो ये ग्राफ तो समझ में आ जाएगा आपको कि भाई देखो, कॉफी की प्राइस बढ़ने के कारण टी की डिमांड बढ़ गई, ये समझ गए। लेकिन आपका ग्राफ जो आता है वो आपको कौन सा आता है, ये ध्यान से समझो, ठीक है? आपको आता है क्वांटिटी ऑफ टी और प्राइस ऑफ टी, लेकिन चेंज क्या हो रहा है, चेंज क्या हो रहा है, अरे चेंज क्या हो रहा है, किसका प्राइस, कॉफी का। ये आपका, ये ऐसा था प्राइस, इतनी प्राइस में इतनी टी बिकती थी, समझ रहे? तो सडनली क्या हुआ, कॉफी की प्राइस बढ़ गई। कॉफी की प्राइस इस ग्राफ में नहीं दिखेगी, समझ रहे? लेकिन टी की डिमांड बढ़ जाएगी, तो ये ग्राफ ऐसा जाएगा, तो ये बन जाएगा डी D1, ये D0, ये D1। तो क्या हुआ कि कॉफी की प्राइस चेंज होने के कारण ये टी की डिमांड बढ़ गई, तो ग्राफ एक्चुअली में आपको ये वाला मिलेगा। इससे आपको पता चलेगा कि शिफ्ट इन डिमांड कर हो रहा है, समझ में आ रही है बात, क्या ये क्लियर है? क्योंकि जब हम लॉ ऑफ डिमांड, जब हम टी का देख रहे हैं तो हम ग्राफ में दोनों साइड क्या चीजें प्लॉट करेंगे, टी वाली चीजें प्लॉट करेंगे, कॉफी वाली चीजें प्लॉट नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है क्या ये, बोलो, ठीक है ना? तो फिर दोज गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर वांट, वो क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड का कैसा रहता है, दोनों साथ में यूज होते हैं, किसी की भी प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाएगी, अरे समझ में? किसी की भी प्राइस कम हुई तो डिमांड बढ़ जाएगी, आ रहा है समझ में? ये भी अदर फैक्टर में आता है, क्लियर है? अब ये पुराना है ना, ठीक है? तो ये रीराइटेबल वो है ना, सीडी राइटर है और सीडी है, सीडी राइटर है मतलब, अरे मतलब अपन रिकॉर्ड कर सकते हैं ना, डेटा रिकॉर्ड कर सकते हैं उसमें, रीराइटेबल सीडी। और एक होती है रीड ओनली, समझो ना, सीडी और सीडी राइटर साथ में यूज होते हैं ना अब ये बहुत पुराना नहीं है, मेरे टाइम का तो वीसीआर भी बोल सकते हो तुम
ठीक है। हाँ, ये तुम पहली बार देख रहे हो, ये बहुत पुराना नहीं है, तुम एकदम बहुत ही नए नए हो लग रहा है। हाँ, मेरे जमाने का वीसीआर है बेटा, वीसीआर समझते हो? मुझे लगा आपके पुराने को पर्दा वाला पर्दे पे दिखाते हैं ना, वो प्रोजेक्टर लगा है। वो गांव में दिखाते हैं, उसमें जमाने की बात है। आप कहाँ से आए हो? जंगल से तुम आए हो कि? सारे गाँव से आते हैं सर। कोई बात नहीं सर, चाय बीच बीच में। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। सर वहाँ भी लिखा है डिमांड ऑफ टी। चलो, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, सुनो ध्यान से। ये अगेन, ये वो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ नहीं आता है आपको, है ना? समझ में आ रहा है? इंडिविजुअल फैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू आप ये कर सकते हो। आपको ग्राफ कौन सा वाला आएगा? अरे ये मैंने अभी, ये अभी तो किया ना अपन लोगों ने, सब्स्टिट्यूट वाला तो कर लिया ना। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री वाला कर लेते, ये तो हो गया सब्स्टिट्यूट वाला ही चुप गया। देखो कॉम्प्लीमेंट्री वाला, ठीक है, ये गलत है ना? एक सेकेंड, हाँ, ठीक है, इसको इसको भूल जाओ, ठीक है, ये नहीं है, मतलब इट डजंट एग्जिस्ट, ठीक है, क्योंकि सब्स्टिट्यूट का अपन ने कर लिया। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा वाला, कॉम्प्लीमेंट्री वाला। कॉम्प्लीमेंट्री में टी शुगर हो सकते हैं, आ रहा है समझ? ठीक है ना? तो अपन बोलते हैं कि शुगर की प्राइस बढ़ेगी तो टी की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, है ना? लेकिन अपन ग्राफ कौन सा वाला यूज कर रहे हैं? प्राइस ऑफ टी और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी, ठीक है। अगर इन लोग का ग्राफ बनाया जाए तो इन लोग का ग्राफ देखो कैसा बनेगा, ठीक है। यहाँ पर आएगी क्वांटिटी ऑफ टी और यहाँ आएगी, टीयर हो गया वो, ठीक है। यहाँ क्या आएगा? प्राइस ऑफ शुगर। तो शुगर की प्राइस बढ़ेगी तो टी की डिमांड क्या होगी? कम। तो ग्राफ इसका ऐसा बन जाएगा, समझ में आ रहा है? क्लियर है? लेकिन यहां भी क्या होगा, यहां देखो क्या होगा, ये चल रहा था किसका ग्राफ? बढ़िया से टी का ग्राफ चल रहा था, समझ में आ रहा है? इतनी प्राइस थी और इतनी डिमांड की जाती थी, क्लियर है? सडनली क्या हुआ? शक्कर की प्राइस बढ़ गई, तो डिमांड क्या हुई? डिमांड कम हो गई, ये आ गया D1। सेम प्राइस पे इतनी क्वांटिटी डिमांडेड हो गई, ये था Q0, ये आ गया Q1। सेम प्राइस पे डिमांड क्या हो गई? कम। ये आपका शो करेगा चेंज इन, ये आपका क्या शो करेगा? चेंज इन डिमांड। आ रहा है समझ? ठीक है, प्राइस सिर्फ से अपन देखते तो फिर क्या होता? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स, क्लियर है? ठीक है ना? नॉर्मल गुड और इंफीरियर गुड का क्या सीन है? दोज गुड्स हुज डिमांड इंक्रीज विद द इंक्रीज इन इनकम। नॉर्मल गुड्स कौन से होते हैं? नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो इनकम बढ़ने के साथ साथ उनकी डिमांड भी जो है वो बढ़ जाती है। अरे समझ में, अगर इनकम बढ़ेगी तो उनकी डिमांड जो है वो क्या होगी? बढ़ जाएगी। अरे समझ, इसलिए ये ग्राफ ऐसा भग रहा है, देखो राइट हैंड साइड में भग रहा है। क्यों? क्योंकि ये ऊपर जा रही है इनकम, तो ये भी राइट साइड में जा रहा है। अरे समझ, इनकम बढ़ी तो डिमांड भी बढ़ गई। अरे समझ, इसलिए हम इस पॉइंट से कहां पर मूव हो गए? इस वाले पॉइंट पर। आपको पॉइंट समझ में आ रहा है कुछ? क्लियर है? नॉर्मल गुड्स की क्या बढ़ी? नॉर्मल गुड्स की मतलब प्राइस सेम रही, अगर मैं इसको प्राइस से बनाऊं, ठीक है ना? देखो, ठीक है, चलो देखो ध्यान से, यहां पर है आपकी प्राइस, किसकी प्राइस? टीवी। और यहाँ क्या है? क्वांटिटी, किसकी? टीवी की। समझ में आ रहा है? लोगों की इनकम बढ़ गई है तो डिमांड बढ़ गई। पहले ये चल रही थी डिमांड, ठीक है, पहले ये चल रही थी, इतनी प्राइस थी, इतनी डिमांड थी। P0 प्राइस पर कितनी क्वांटिटी डिमांडेड थी? Q0। प्राइस सेम रही लेकिन लोगों की इनकम बढ़ गई तो क्या हुआ?
क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बढ़ गया, एक नया ग्राफ बना जो कि ऐसा बनेगा। बोलो ये D1 है, ये D2, बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया ये समझ में? क्लियर है ये? ठीक है, ठीक है। इंफीरियर रूट्स का उल्टा होता है, ठीक है। इनकम अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ कर दूं, इनकम बढ़ी तो इसकी डिमांड पीछे तरफ आ जाती है। देखो नीचे वाला जो बेस जो रहता है ना, वो राइट हैंड साइड पे बढ़ता है, और ये जो वर्टिकल बेस रहता है ये ऊपर की तरफ बढ़ता है। आ रहा है समझ में? तो हम कभी भी ग्राफ जब बनाते हैं तो हम दो चीजों का रिलेशन देख रहे होते हैं, समझ रहे? जैसे इनकम है, इनकम बढ़ी तो फिर ये किस तरफ जाएगा? अगर इसके बढ़ने पर ये इधर आएगा तो ग्राफ ऐसा बन जाएगा। अगर दोनों बढ़ेंगे, अगर मान लो एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ता है, कभी भी एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ता है तो ग्राफ ऐसा बन जाता है, क्योंकि इस पे ये डिमांड थी तो ये ऐसा होगा, समझ आ रहा है? ठीक है, ये बढ़ा और ये भी बढ़ गया तो फिर क्या होगा? ये देखो, ये देखो, है ना? तो हम इन दो पॉइंट को ज्वाइन करके ग्राफ बनाते हैं, तो दोनों चीजें साइमल्टेनियस मूव करती हैं तो ऐसा ग्राफ बनता है, समझ आ रहा है? लेकिन दोनों चीजें ऑपोजिट रिएक्ट करती हैं तो ग्राफ ऐसा बनता है। बोलो ये बात क्लियर है? ठीक है ना? चलो, तो ये वही बोल रहा है, यहां पर अपन ने क्या फैक्टर ले रखे हैं? यहाँ पर हमने क्या फैक्टर ले रखे? इनकम और डिमांड ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी इंफीरियर लोग बनाते हैं, लोगों की इनकम बढ़ती है तो लोग क्या करते हैं? कलर टीवी खरीद लेते हैं। अब तो कलर टीवी ही आता है, लेकिन पहले की बात है कि जब लोगों की इनकम कम थी तो वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी खरीदते थे, लेकिन इनकम बढ़ने के कारण फिर वो क्या खरीदने लग गए बेटा? कलर टीवी। ठीक है, तो इनकम बढ़ने से जब इनकम ऊपर की तरफ गई तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की डिमांड अंदर की तरफ आई। इसका मतलब कि ग्राफ जो है वो आपका एक पॉइंट यहां बना, एक पॉइंट यहां बना, दोनों को ज्वाइन करके ग्राफ आपका ऐसा बन गया। क्या ये क्लियर है? ठीक है ना? चलो, डिमांड कौन कौन से टाइप की होती है? प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड, ग्रॉस डिमांड, जॉइंट डिमांड, कॉम्पोजिट, ये सब है तुम लोगों को कि नहीं? नहीं है ना? मुझे बताते जाना, ठीक है क्या? ठीक है, चलो। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब कि कितनी प्राइस चेंज में कितनी डिमांड जो है वो चेंज हो जाएगी। अरे समझ में? अपन जब इसका परसेंटेज निकालते हैं, इसकी जब वैल्यू निकालते हैं, तो उससे क्या पता चलता है हमको? इलास्टिसिटी। अगर इलास्टिसिटी 1 है तो इस बात का क्या मतलब है कि जितना परसेंट चेंज प्राइस में आ रहा है उतना ही परसेंट चेंज किस पे आ रहा है? डिमांड पे। याद रखना, हम डिमांड से प्राइस का चेंज नहीं देख रहे हैं, हम प्राइस से किसका चेंज देख रहे हैं? डिमांड का। पहले क्या चेंज होगा? प्राइस, फिर क्या चेंज होगा? डिमांड। आ रहा है समझ में? तो इलास्टिसिटी मतलब प्राइस के चेंज होने या किसी भी फैक्टर के चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज आया, प्राइस के चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज आया। क्लियर है ये? ठीक है ना? तो क्लियर है? ये क्या है? इलास्टिसिटी। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड, याद रखना रिस्पॉन्सिवनेस। अपन लोग पिछले चैप्टर में क्या पढ़ रहे थे? पिछले चैप्टर में अपन पढ़ रहे थे कि भैया देखो, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी। ये क्या है? ये है लॉ ऑफ डिमांड। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? लेकिन अगर मैं बोलूं कि भैया प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड जो है वो ज्यादा कम हो जाएगी, आ रहा है समझ में? तो ये ज्यादा कम क्यों हो रही है? तो यहाँ कहीं ना कहीं क्या ऑपरेट कर रहा है? इलास्टिसिटी। आ रहा है समझ में? यानी कि हम इस पर्टिकुलर सिचुएशन को बोलेंगे कि हाँ, लॉ ऑफ डिमांड तो वर्क कर रहा है लेकिन इलास्टिसिटी ज्यादा है। आ रहा है समझ में? ठीक है, अच्छा, अगर मान लो कि प्राइस बहुत बढ़ गई लेकिन तब भी डिमांड थोड़ी सी कम हुई, तो हम क्या बोलेंगे? कि इलास्टिसिटी कम है। लॉ ऑफ डिमांड तो ऑपरेट हो रहा है, इन तीनों सिचुएशन में लॉ ऑफ डिमांड क्या हो रहा है? ऑपरेट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ई जो है वो लेस देन 1 है। आ रहा है समझ में? यहाँ जो ई है वो इक्वल टू 1 है, यहाँ ई जो है वो ग्रेटर देन 1 है। आ रहा है समझ में? जब इलास्टिसिटी ज्यादा है तो ई ग्रेटर देन 1 है, जब इलास्टिसिटी बिल्कुल 1 है मतलब कि जब प्राइस में जितना चेंज आ रहा है उतना ही परसेंट चेंज किस में आ रहा है? डिमांड में आ रहा है। अपन परसेंटेज में ही देखेंगे। क्लियर है? तो ई क्या होगा? 1। और अगर मान लो कि प्राइस में ज्यादा चेंज है, डिमांड में कम चेंज है, तो हम बोलेंगे इलास्टिसिटी जो है वो 1 से कम है। 1 मतलब यूनिटरी इलास्टिक, 1 से कम मतलब कि लेस इलास्टिक या इन इलास्टिक। आ रहा है समझ में? और अगर मान लो कि ई की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? कि इलास्टिक है, या तो फिर उसको मोर इलास्टिक भी बोल सकते हैं। बोलो, इलास्टिसिटी का मतलब क्या होगा बेटा? रिस्पॉन्सिवनेस। इलास्टिसिटी का मतलब क्या है? रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है ना? पौने
अरे आ गए हो, मेरी क्लास चलने, मैंने बोला था ना 5:30 बजे। बैठो, ऊपर जाके बैठो, ऊपर जाके बैठो, मेरी क्लास चल रही है। आ गया है ना, ठीक है। चलो, फिर क्या है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ कमोडिटी, है ना। तो हम इलास्टिसिटी कैसे निकालते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे निकालते हैं, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। समझ में आ रहा है, याद रखना, सिर्फ चेंज मत लिखना, परसेंट निकालना उसका, फिर वो लिखना। ऐसी डिमांड में जो चेंज हुआ वो मत लिखना, उसका पहले परसेंटेज निकालना, वो लिखना। समझ में आ रही है बात, क्लियर है। इसके प्रैक्टिकल्स भी किए थे हम लोगों ने बहुत सारे, ठीक है। अब जितना प्राइस में चेंज उतना डिमांड में चेंज, तो इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, 1। डिमांड में ज्यादा चेंज, प्राइस में कम चेंज, इलास्टिसिटी इज लेस। हाँ, डिमांड में ज्यादा चेंज है ना, तो इलास्टिसिटी क्या होगी, मोर। डिमांड में ज्यादा चेंज मतलब इलास्टिसिटी मोर। अरे समझ में, ग्राफ कैसा रहेगा, फ्लैटर। इसमें ग्राफ कैसा रहेगा, स्ट्रेट। स्ट्रेट मतलब कि एकदम ऐसा, आ रहा है समझ में, क्लियर है, ठीक है। और इसमें ग्राफ फ्लैटर रहेगा, देखो स्ट्रेट मतलब कि इक्वी डिस्टेंस टाइप का, फ्लैटर मतलब कि देखो ऐसा, ऐसा, ये फ्लैटर है ना। स्टीपर का मतलब ये होता है कि एकदम एकदम ऐसा बन जाएगा, एकदम स्टीप। आ रहा है समझ में, क्लियर है, ठीक है ना। वर्टिकल मतलब नो चेंज मतलब कि ऐसा, और इनफाइनाइट चेंज मतलब कि ऐसा। आ रहा है समझ में, ठीक है। इसका जो ग्राफ बनेगा वो बिल्कुल एक सा बनेगा, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है ना। तो उसमें सारा कुछ दिया हुआ है, जितना प्राइस में चेंज उतना डिमांड में चेंज, तो इलास्टिसिटी बने, इसको यूनिटरी इलास्टिक बोलते हैं। ग्राफ इसका एकदम ऐसा बनता है, डिमांड में ज्यादा चेंज है, प्राइस में कम चेंज है। ये परसेंटेज में वैल्यू निकालेंगे, एब्सोल्यूट नहीं। ये मत करना कि 2 रुपए प्राइस में चेंज, 2 किलो डिमांड में चेंज तो इक्वल, ये नहीं है। उसका पुराने से आपको क्या निकालना पड़ेगा बेटा, परसेंटेज, तब जाकर के आप क्या कर पाओगे, वैल्यू शो कर पाओगे, क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर डिमांड में कब चेंज, जबकि प्राइस में ज्यादा चेंज हुआ है, तो फिर अपन उसको क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी क्या है, लेस इलास्टिक, इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। डिमांड में नो चेंज, प्राइस में चेंज हो रहा है तो भी डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रहा, डिमांड पत्थर हो गई एकदम, तो फिर क्या होगा कि डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा, प्राइस कितनी भी चेंज हो जाए। आ रहा है समझ में, ठीक है ना। मतलब प्राइस चाहे ये रहे, प्राइस चाहे ये रहे, प्राइस चाहे ये रहे, है ना, P2 P1 P0, समझ में आ रहा है, क्वांटिटी तो वही है, टस से मस नहीं होगा। इसको क्या बोलेंगे, E इक्वल्स टू 0। और अगर मान लो कि भाई प्राइस वही की वही है, तो भी डिमांड कुछ भी हो सकती है। इसका एक्चुअली में ग्राफ बन नहीं सकता, लेकिन इसमें अपन बोलते कैसे कि प्राइस में अगर हल्का सा भी चेंज आए तो डिमांड में इनफाइनाइट चेंज आ जाएगा, प्राइस बढ़ी तो डिमांड 0 हो जाएगी, प्राइस कम हुई तो डिमांड इनफाइनाइट हो जाएगी। तो इस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, मतलब प्राइस इलास्टिसिटी जो है परफेक्ट इलास्टिक, ठीक है ना, परफेक्टली इलास्टिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक। ग्राफ कैसे बनता है, हॉरिजॉन्टल, क्लियर है ये, आ रहा है समझ में, ठीक है ना। इसमें ग्राफ कैसा बन रहा है, वर्टिकल, इसमें स्टीपर, इसमें फ्लैटर, इसमें स्ट्रेट, क्लियर है, ठीक है। तो अब देखो, प्राइस इलास्टिसिटी को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो नेचर ऑफ कमोडिटी ध्यान से समझना, अगर कोई प्रोडक्ट हमारी नेसेसरी है, समझ में रहे, तो वो प्राइस उन चेंज होने पर भी खरीदते हैं। रोटी कपड़ा मकान, इसके प्राइस बढ़ जाए तो भी क्या हो रहा है, इसकी डिमांड उतनी बनी हुई है। इसका मतलब कि इसकी इलास्टिसिटी कम है, इसकी प्राइस बढ़ने से इसकी डिमांड हो सकता है थोड़ी बहुत कम हो, लेकिन ज्यादा कम नहीं होगी। आ रहा है समझ में, क्योंकि लोग खरीदेंगे, समझ में आ रहे हैं? जो भी जरूरत वाली चीज है उसकी प्राइस बढ़ने पर भी उसकी डिमांड में कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता, क्लियर है। मोर इलास्टिक का मतलब क्या होता है, लग्जरी, मतलब जिसमें प्राइस चेंज हो तो खरीदना जरूरी नहीं। अरे समझ में, जैसे कि महंगे परफ्यूम हो गए, या कोई भी महंगी रैंडम कंफर्ट की वैसी वाली जो चीजें हो गई, उसमें क्या होता है, प्राइस अगर मान लो कि बढ़ जाती है तो लोग उसको अवॉइड कर देते हैं कि भैया हमको ये नहीं खरीदना। इसका मतलब कि थोड़ी सी भी प्राइस अगर मान लो चेंज हो रही है तो लोग उसकी डिमांड में मेजर चेंज कर दे रहे हैं। आ रहा है समझ में, थोड़ी अगर प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड एकदम से बहुत ज्यादा कम हो जा रही है, तो ये क्या कहलाई,
ये कहलाए मोर इलास्टिक। लग्जरी आइटम के साथ जनरली अपन ऐसा करते हैं। नेसेसरी जो है वो लेस इलास्टिक होती है, लग्जरी जो है वो जनरली मोर इलास्टिक होती है। जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूट, है ना, तो ये गड़बड़ हो गया है, ये इसको लार्ज लिख लो और इसको लिख लो लेस, है ना। सब्स्टिट्यूट कम अवेलेबल है तो क्या होगा, इलास्टिसिटी कम होगी, मतलब शिफ्ट नहीं करेगा बंदा। रेलवे के प्राइस बढ़ गए, उसकी इलास्टिसिटी क्या है, लेस। क्यों, क्योंकि उसकी डिमांड में कोई ज्यादा चेंज नहीं है। आ रहा है समझ में, ठीक है ना। मोर इलास्टिक मतलब कि प्राइस में थोड़ा भी चेंज हुआ तो डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आ जाएगा। आ रहा है समझ में। जिन चीजों की मोनोपोली होती है या जिन चीजों के ऑप्शन आपके पास कम होते हैं, कम ऑप्शन लेस इलास्टिसिटी, मोर ऑप्शन मोर इलास्टिसिटी। नोट्स में ठीक कर लेना, क्लियर है ना। इनकम लेवल, इनकम आपकी हाई है तो इलास्टिसिटी क्या होगी, कम। क्यों, इनकम आपकी ज्यादा है तो प्राइस आपको, मतलब थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होगा तो उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, तो प्राइस के चेंज होने से आपको फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपके पास अमाउंट जो है वो सफिशिएंट है, इसके कारण आपकी इलास्टिसिटी क्या होगी, कम। और अगर आपके पास कम इनकम है, समझ में आ रहा है, तो क्या होगा, आपकी इलास्टिसिटी जो है, प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी जो है वो ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि अगर उसकी थोड़ी सी प्राइस बढ़ी तो हम उसको अवॉइड करते हैं। आ रहा है समझ में, क्लियर है। तो इनकम लेवल हाई है तो इलास्टिसिटी कम है। लेवल ऑफ प्राइस, ठीक है, ठीक है। प्राइस अगर मान लो बहुत ज्यादा कम है, समझ में आ रहा है, तो प्राइस कम होगी पर डिमांड फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। जैसे कि बटन, अरे सर मिल्क नेसेसिटी के कारण आ जाता है, अरे सर, है ना। जैसे कि मैच बॉक्स, मैच बॉक्स इतनी कम प्राइस का आता है कि उसकी प्राइस अगर मान लो 50% प्राइस हो जाए तो कितना, 1 रुपए का है तो 1.5 रुपए का हो जाए, 2 रुपए का है तो 2.5 रुपए हो गया, 3 रुपए आ जाएगा। समझ में आ रहा है, तो उससे अगर लगभग खरीदेंगे ना, एक 29 को खरीदो तो सर रिकॉर्ड सर पापा का बना के पूजा कर रहे हैं। 2 फैक्टर है, एक तो रिकॉर्ड हो रहा है और एक ये बैठी है, और एक नहीं तो मैं बताता तेरे को। आ रहा है समझ, ठीक है ना, ठीक है ना? मुंह छुपा के बकता अभी समझ में आ रहा है, ठीक है। मेरे सामने फालतू बातें मत किया। नहीं नहीं, हाँ इको के लिए भी आना था बट बहुत ज्यादा ही लेट हो गया। ठीक है 5 मिनट कोई बात नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। चलो, हाँ, तो बहुत ही अगर कम गुड्स है ना, कॉस्टली गुड्स ना बोल करके अपन इसको बोल सकते हैं नॉर्मली प्राइस्ड गुड्स जो हैं, उनमें क्या होता है, उनकी डिमांड जो है वो क्या होगी, इलास्टिसिटी। उनकी डिमांड क्या होगी, इलास्टिक। ये क्लियर है ना। क्योंकि इसकी प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी, इसकी प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी। ये क्लियर है, ठीक है ना। फिर किसी चीज का कंजम्पशन पोस्टपोन कर सकते हो तो उसकी डिमांड क्या होगी, इलास्टिक। मोर इलास्टिक नहीं है ना, कंजम्पशन पोस्टपोन कर सकते हैं तो जनरली जो भी चीज ऐसी होती है ना जिसका कंजम्पशन अपन पोस्टपोन कर सकते हैं, उसकी प्राइस बढ़ती है तो अपन कंजम्पशन पोस्टपोन कर देते हैं। लेकिन जो नेसेसरी टाइप का रहता है, जिसका कंजम्पशन पोस्टपोन नहीं कर सकते, जैसे कि मेडिसिन वगैरह, उसमें क्या होता है, सर कंजम्पशन नेसेसरी होती है तो फिर क्या होगा, उसकी इलास्टिसिटी जो है वो कम होगी। आ रहा है समझ में, उसका कंजम्पशन अपन पोस्टपोन नहीं कर सकते। नंबर ऑफ यूजेस अगर मोर है तो मोर इलास्टिक। आ रहा है समझ में, ठीक है ना। इसको ना तुम लोग को मैंने बताया था ना, वैसे कर लेना, है ना। नेसेसरी तो इलास्टिसिटी जो है वो मोर होगी, नेसेसिटी है तो, है ना। नेसेसिटी ज्यादा है तो इलास्टिसिटी ज्यादा है, ऐसे कर लो, ठीक है। सब्स्टिट्यूट ज्यादा तो इलास्टिसिटी ज्यादा, ठीक है। इनकम ज्यादा
तो इलास्टिसिटी कम। कम। ठीक है, प्राइस मतलब कि कम। नेग्लिजिबल प्राइस है ना, प्राइस एकदम बहुत ही कम है, ये तो फैक्टर वाली बात है, तो उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी, कम। ठीक है ना, इसको लिख लेना पूरा। अच्छा, कंजम्पशन अगर पोस्टपोन कर सकते हो, पोस्टपोन करने की प्रोबेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उसकी इलास्टिसिटी उतनी ज्यादा होगी। नंबर ऑफ यूजेस जितने ज्यादा होंगे इलास्टिसिटी उतनी ज्यादा होगी। शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर, एक होता है कि प्रोडक्ट कितना महंगा है, एक होता है कि हम उस प्रोडक्ट पे कितना खर्च करते हैं। मान लो कि हम हर महीने का जो खर्चा करते हैं उसमें किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर मान लो क्या होता है उस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है तो हमारा बजट बिगड़ जाता है, तो उसका कंजम्पशन हमको क्या करना पड़ता है, कम। आ रहा है समझ में? जो चीज हमारे बजट में अच्छी खासी वैल्यू रखती है, हम जिस प्रोडक्ट पर ज्यादा खर्चा करते हैं उसकी डिमांड होगी इलास्टिक। आ रहा है समझ में? क्योंकि उसकी प्राइस बढ़ने से हमारा बजट जो है वो गड़बड़ा सकता है। ठीक है ना, तो क्या बोल रहा है, कमोडिटी हैज लेस नंबर ऑफ यूजेस। नंबर ऑफ यूजेस क्या है, कम है, तो क्या होगा, क्या होगी, लेस इलास्टिक। लेस इलास्टिक का मतलब क्या है, प्राइस चेंज होने पर भी उसकी डिमांड में उतना चेंज नहीं है। पर जिस चीज के मल्टीपल यूज है, अरे यार ऊपर वाला पढ़ा लिया, शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर इज लेस। समझ में आ रहा है? अब जैसे धनिया मिर्ची है 5 या 10 रुपए की आती है, नहीं प्याज महंगी आती है, खरीदते नहीं होते सब्जी, वो नेसेसिटी वाली बात है। पेट्रोल से भी महंगी जा रही थी टमाटर और प्याज। हाँ, इसलिए धनिया मिर्ची का एग्जाम्पल, धनिया मिर्ची की पे हमारे टोटल एक्सपेंडिचर का बहुत कम खर्चा होता है, तो अगर धनिया महंगी भी हो जाती है तो हम उसको लेकर के इलास्टिक नहीं होते। समझ रहे कि वो 5 से 10 रुपए की हो गई तो हम बोले नहीं 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 नहीं, मत दो। लेकिन अगर मान लो कि प्याज 40 से 80 को गया, हम कह रहे रहने दो या कम कर दो इसका कंजम्पशन। हाँ, क्लियर है? ठीक है, शेयर इन, ठीक है, शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर अगर ज्यादा है तो क्या होगा, उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी, जिस पर भी हम ज्यादा खर्चा करते हैं अगर उसकी प्राइस में चेंज आता है तो इलास्टिसिटी क्या होती है, ज्यादा। चलो सुनो, तू तो चुप रहे भाई, तेरे को समझना मनना है नहीं, उसको समझ रहा है तो भी उसको सिखा रहा है कि मत समझ, है क्या, ठीक है, इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। सुनो, मान लो कि मेरी 20,000 रुपए सैलरी है, समझ रहे, और उसमें से मैं 3-4 हजार रुपए किसी पर्टिकुलर चीज पे खर्च करता हूँ, उसकी प्राइस में अगर चेंज आएगा तो मैं उसका कंजम्पशन कम करूंगा, क्योंकि फिर मैं मेरा बजट बहुत बुरी तरीके से क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। पर मेरी 20,000 सैलरी है और मैं किसी पर्टिकुलर चीज पे 5 रुपए खर्च करता हूँ, अगर उसकी प्राइस बढ़ करके 10 रुपए भी हो जाएगी तो मेरे को उतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए जिस चीज पे मैं कम खर्चा करता हूँ वो लेस इलास्टिक होती है, क्योंकि उसकी प्राइस बढ़ने पर भी मेरी डिमांड उतनी कम नहीं होगी। पर मोर इलास्टिक उसको बोलेंगे जिसका कंजम्पशन मेरा हिल जाएगा अगर मान लो इसकी प्राइस में चेंज आता है तो मैं उस प्रोडक्ट पे जितना खर्चा करता हूँ उस पर डिपेंड करेगा कि उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी। ज्यादा खर्चा ज्यादा इलास्टिसिटी, लेस खर्चा लेस इलास्टिसिटी, उसका क्यों जो है वो मैंने बता दिया। क्लियर है ना? रिकॉर्डिंग इसकी एक बार तुम लोग को दोबारा से देखनी पड़ जाएगी। क्लियर है? ठीक है ना, तो देख लेना। टाइम पीरियड, ज्यादा टाइम पीरियड की बात कर रहे हो तो बंदे को एडजस्ट होने में टाइम मतलब मिल जाता है, एडजस्ट होने का टाइम मिल जाता है। तो अगर ज्यादा टाइम पीरियड है तो इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। जैसे मान लो तुम दुकान में गए, हर साल हर महीने का राशन लेते हो और हर महीने जब तुम गए तो पता चला टूथपेस्ट के प्राइस एकदम से बढ़ गए, तो जनरली ये होता है कि उस समय अपन बोलते हैं कि चलो ठीक है दे दो, समझ ना, क्योंकि उस समय दूसरा ऑप्शन हमारे पास है नहीं। पर एक महीना और मिल जाता है तो हम क्या कर लेते हैं, फिर शिफ्ट कर लेते हैं किसी और दूसरे पे कि भैया सेम क्वालिटी दूसरे में मिल रही है तो फिर काय को जरूरत है उस पर ज्यादा खर्चा करो। क्या ये क्लियर है? कंज्यूमर हैज मोर टाइम टू रिस्पॉन्ड, तो इलास्टिसिटी क्या होती है, ज्यादा, है ना। टाइम पीरियड अगर ज्यादा होता है तो इलास्टिसिटी क्या होती है, ज्यादा। हैबिट्स, ठीक है, कोई चीज हैबिट में अगर ज्यादा है तो उसकी इलास्टिसिटी क्या होती है, कम। आ रहा है समझ में? क्योंकि अगर कोई चीज आपकी हैबिट में है तो क्या होगा, उसकी प्राइस अगर बढ़ भी जाएगी
फुल्की मान लो कि तुम्हारी ऐसी कमजोरी है कि तुम खाते ही खाते हो, तो फिर क्या है, हैबिट है, तो फिर क्या होगा, उसकी प्राइस अगर बढ़ भी गई तो फिर क्या करोगे, तुम खाओगे। क्लियर है। लेकिन ठीक है, अगर मान लो कैसा कैसा बोल रहे तेरे को देख, ठीक है, अब ये मैंने नहीं बोला है, ठीक है, बोल अपने दोस्तों को, ठीक है। और हैबिट अगर नहीं है तो क्या होगा, उसकी प्राइस बढ़ने पर तुम उसको छोड़ सकते हो, तो उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी, ज्यादा। क्लियर है ये, ठीक है। अब बताओ, ये चालू कर दें थोड़ा सा, बता दीजिए। चल लेके आओ, तो अब लेके भी नहीं आ सकता।